अब नेक्स्ट जो हैगा अल्फा डिके होने के बाद, नाउ द नेक्स्ट इज बीटा डिके। इसमें मैंने कहा दो तरीके से होंगे बीटा डिके में। सो बीटा डिके डिस्कस करें तो बीटा डिके दो तरीके से हैं यहाँ पर। एक बीटा माइनस डिके है और दूसरा बीटा प्लस डिके। तो पहले हम बीटा माइनस डिके की बात करेंगे, उसके बाद डिस्कस करके बताएंगे बीटा डिके क्या होता है, बीटा प्लस डिके क्या होता है। तो बीटा माइनस डिके क्या है वो देखिए। बीटा माइनस डिके बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन है। बीटा माइनस डिके का नाम इसलिए पड़ा है कि न्यूक्लियस के इनसाइड कभी कभी जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक्सेस में है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये फिर वही कंसेप्ट है स्टेबिलिटी रेशियो। स्टेबिलिटी रेशियो जो आता था n/z रेशियो, उस रेशियो से कभी कभी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जब ज्यादा हो जाते हैं तो न्यूट्रॉन अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं प्रोटॉन्स में। न्यूट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है प्रोटॉन्स के साथ, एंड जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स में ट्रांसफॉर्म होंगे तो प्लस, देखिए न्यूक्लियर रिएक्शंस में कुछ चीजें कंजर्व होनी चाहिए। कंजर्वेशन क्या होना चाहिए? अगर न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन के पास जीरो चार्ज होता है, जीरो चार्ज। तो आपका लेफ्ट साइड अगर जीरो चार्ज है तो राइट साइड पर भी जीरो चार्ज होना चाहिए। तो प्रोटॉन में ट्रांसफॉर्म होगा जिसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए ये साथ में एक और पार्टिकल बाहर एमिट करता है विच इज इलेक्ट्रॉन हैविंग सम नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाला बाहर आया है इसको यहाँ पर नाम दिया गया है बीटा पार्टिकल। दिस इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एज बीटा पार्टिकल्स। प्लस एक और पार्टिकल बाहर आता है इस केस में, जो रिएक्शन है उसमें न्यूट्रॉन का प्रोटॉन कन्वर्जन along with emission of electron प्लस वन मोर पार्टिकल। एक पार्टिकल और बाहर आएगा इसके अंदर, और वो एक अननोन पार्टिकल है जो उसकी एक अपनी एक अलग हिस्ट्री है कि वो कैसे बना, बट वो डिनोटेड होता है न्यू बार से, और इस अननोन पार्टिकल को हम लोग नाम देते हैं एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। अब तीन चार पॉइंट्स हैं यहाँ पर, राइट? देखो तीन चार पॉइंट्स इसमें थ्योरी भी है और एग्जाम न्यूमेरिकल्स भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज बीटा माइनस डिके? तो इट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन along with एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। ये तो हो गया डेफिनेशन, ठीक है। अब इसको समझने की वाली बात आएगी, इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, इस रिएक्शन को लिखोगे कैसे? तो अगर हमारे पास कोई एलिमेंट P है, सपोज कोई एलिमेंट P ऑफ एटॉमिक नंबर Z एंड मास नंबर A, तो अगर ये बीटा माइनस डिके करेगा जिसके अंदर न्यूट्रॉन का कन्वर्जन प्रोटॉन में हो रहा है, तो अगर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक इंक्रीज कर जाएंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर एक इंक्रीज कर गया तो एटॉमिक नंबर Z जो होगा वो इंक्रीज करके Z+1 हो जाएगा, और मास नंबर जो होगा वो उतना ही रहेगा। रीजन, अगर एक न्यूट्रॉन का लॉस हुआ तो एक प्रोटॉन का गेन भी हो रहा है। आपको एक न्यूट्रॉन रिड्यूस कर रहा है तो एक प्रोटॉन इंक्रीज कर रहा है वहां पर, तो मास नंबर एज इट इज रहेगा उसका, प्लस ई माइनस जिसको बीटा पार्टिकल कहोगे, एंड प्लस एंटी न्यूट्रिनो, एंड प्लस कैपिटल Q वैल्यू। इस तरीके से इस रिएक्शन को दिखाया जाएगा। रिएक्शन को आप रिप्रेजेंट हमेशा ऐसे करोगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन विल बी लाइक दिस, ठीक है। बट इंटरनली आपको ये पता होना चाहिए कि बीटा डिके की इंटरनली क्या होता है। इंटरनली न्यूट्रॉन का कन्वर्जन प्रोटॉन में प्लस इलेक्ट्रॉन और प्लस एंटी न्यूट्रिनो, इस तरीके से चलेगा ये। तो पहले तो हम इसको मैक्रो लेवल पे डिस्कस करेंगे। मैक्रो लेवल का मतलब पहले हम Q वैल्यू डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद इस क्वेश्चन की डिटेल में आएंगे, डेप्थ में आएंगे कि किस तरीके से ये सब चीजें डिस्कस होती है। तो पहले हम लोग Q वैल्यू देख लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो
क्यू वैल्यू के लिए फिर से यहाँ पर हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर m1 रेस्ट मास है और ये एटॉमिक मास है, ये भी बता दें आपको। यहाँ पर m2 रेस्ट मास है और यहाँ पर m3 जिसको हम इलेक्ट्रॉन का मास कहेंगे, ये भी इसका रेस्ट मास है। अब आप पूछेंगे कि ये एंटी न्यूट्रिनो क्या है, तो फिलहाल के लिए अभी के लिए आपको ये डिस्कस कर देता हूँ कि एंटी न्यूट्रिनो एक मासलेस ऑब्जेक्ट है। दिस इज अ मासलेस पार्टिकल, कोई मास नहीं है इसके अंदर। अब एनर्जी की इक्वेशन कैसे लिखते हैं उसको ध्यान देना है। एनर्जी की इक्वेशन, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि डिके से पहले जो एलिमेंट P है वो रेस्ट पे है। बिफोर डिके दिस एलिमेंट P इज एट रेस्ट, तो इसके पास रेस्ट एनर्जी होगी जो कि m1c² होगी, रेस्ट एनर्जी यहाँ पर। लेकिन डिके होने के बाद कैपिटल Q मूव करेगा, कुछ वेलोसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन भी मूव करेगा, इसकी भी कुछ वेलोसिटी होगी, और ये पार्टिकल भी मूव करेगा, इसकी भी कुछ वेलोसिटी होगी। इन सब के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटीज होगी। तो इनकी एनर्जी आप उसी कंसेप्ट से लिखेंगे जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसके हिसाब से लिखोगे। और क्या लिखेंगे देखिए, m2 में एक बार फिर से देखो, मैं फिर से यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ कि जो हमारा m2 वाला पार्टिकल है, m1 सॉरी, तो m1 क्योंकि ये एटॉमिक मास है, उसमें से मैं इलेक्ट्रॉन को लेस करना था, वो मिस्टेक हुई थी, तो -z टाइम्स me करोगे एंड देन मल्टीप्लाइड बाय c²। ये हमारी एनर्जी लेफ्ट साइड पर है। राइट साइड एनर्जी m2 एटॉमिक मास माइनस z+1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया इसके न्यूक्लियस का मास, इंटू c², बट ये रेस्ट एनर्जी है, और प्लस इसके साथ काइनेटिक एनर्जी भी आएगी कैपिटल Q की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कैपिटल Q। तो ये टोटल एनर्जी होगी आपके पास जो इस एलिमेंट Q की होगी, रेस्ट एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। प्लस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करोगे तो इसका मास m3 जो बेसिकली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ me, तो ये me मल्टीप्लाइड बाय c² रेस्ट एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये आपका सेकंड एनर्जी हो गया। और तीसरा एनर्जी इस एंटी न्यूट्रिनो का होगा, तो दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो। उसमें रेस्ट मास है तो बाकी कुछ नहीं होगा, ये तीन चीजें होंगी। हाँ जी सूरज, सूरज क्या डाउट है कोई? चलो ठीक है। अब हम लोगों ने कहा कि जब आप एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन लिखते हो, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन जब आप लिख लेते हो, तो उसमें जितने भी काइनेटिक एनर्जी वाले टर्म्स आपके राइट साइड पर है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ Q, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट एंटी न्यूट्रिनो, इन्हीं सब के टोटल वैल्यू को हम लोग कैपिटल Q वैल्यू भी कह सकते हैं। इसी को हमने कैपिटल Q वैल्यू कहा हुआ है। कैपिटल Q वैल्यू प्रोडक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। प्रोडक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। कैपिटल Q वैल्यू प्रोडक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है ये। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा देखो, अगर आप इसको Q वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा इसकी वैल्यू, Q वैल्यू जिसका मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी एलिमेंट Q की, काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की जिसको बीटा कह रहे हो, और काइनेटिक एनर्जी एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल की। तो ये होगा कितना, सारे मासेस को ट्रांसफर करो। अब जब आप सारे मासेस को ट्रांसफर करेंगे तो ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो आंसर बनेगा वो m1 माइनस m2 मल्टीप्लाइड बाय c²। वेरीफाई करिए इसको, क्या फाइनल आंसर में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की कोई प्लेस है या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं भी यूज नहीं हो रहा है। सूरज, एंटी न्यूट्रिनो मासलेस है, उसके बावजूद भी उसके अंदर एनर्जी है। तो देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, आप क्लासिकल फिजिक्स पे मत जाओ, आप टॉपिक्स को मॉडर्न फिजिक्स के एंगल से देखो। मॉडर्न फिजिक्स में मासलेस पार्टिकल्स के पास भी एनर्जी होती है, क्लासिकल फिजिक्स में नहीं हो सकती। हाँ उत्कर्ष, नेट का इश्यू चल रहा है आज।
नहीं, कनक ऐसा नहीं है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आगे कुछ रिएक्शंस हैं जिसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूज है, तो इसको लॉ नहीं बना सकते हम लोग कोई। अदरवाइज हम बार बार इसको एमई को दिखाते नहीं, कहीं ना कहीं एमई आएगा भी। और सूरज जी, मासलेस पार्टिकल्स कैन नॉट हैव एनर्जी, ये तो मॉडर्न फिजिक्स का सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। बिकॉज अगर एनर्जी नहीं होता तो हम लोग जो फोटॉन्स हैं, फोटॉन्स, उनको कैसे डिस्कस करते। और डे 1 का लेक्चर ध्यान देना, डे 1 का लेक्चर जहां पर एनर्जी, मोमेंटम और मास को कंपेयर किया गया था, और कुछ इस टाइप का रिलेशन बना था जो मैं अभी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसको देखिएगा। कुछ इस टाइप का रिलेशन था, ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर होल स्क्वायर टाइप का चीज। फर्स्ट लेक्चर जो था, ये मेरा पहला लेक्चर। ठीक है। हाँ सूरज, ये जरूर है कि मॉडर्न फिजिक्स ये कहता है कि एनर्जी और मास आपस में रिलेटेड है, इसमें कोई डाउट नहीं है, एनर्जी एंड मास आर रिलेटेड। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स ये कहता है मास भी तो बदल रहा है आपका, एक रेस्ट मास है और एक मास जब आप मूव करते हो तब का मास है। तो मॉडर्न फिजिक्स में ये कहा जा रहा है कि जो एंटी न्यूट्रिनो है उसका रेस्ट मास 0 है। जब वो रेस्ट पे है तो उसमें कोई मास नहीं है, लेकिन जब वो मोशन में होगा तो उसमें एनर्जी होगी और उस एनर्जी के इक्विवेलेंट उसमें मास होगा। ये हमारा मॉडर्न फिजिक्स कहता है। यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स में मास को कांस्टेंट नहीं लिया गया है, मास को फंक्शन ऑफ स्पीड माना गया है। तो इसको मैथमेटिकल एंगल पर देखो ना, कोई एक फंक्शन है y x का फंक्शन है, तो हो सकता है कि y की वैल्यू कभी 0 भी आएगी, पर जैसे ही आप x की वैल्यू बदलोगे y की वैल्यू बदल जाएगी। अक्षित सिंह, हाँ, रेस्ट मास 0 होगा, देन इक्विवेलेंट मास 0/0 फॉर्म आएगा। तो 0/0 फॉर्म की एक लिमिटिंग वैल्यू तो आ सकती है ना, लिमिटिंग वैल्यू तो बन सकती है ना इसकी। 0/0 की वैल्यू फाइनाइट नहीं आ सकती कोई। अक्षित सिंह देखो, मतलब आप कैलकुलस के अकॉर्डिंग, तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं इसमें। और फिर मैं एक और बात बताऊं, मॉडर्न फिजिक्स में अभी भी, एक बताता, मॉडर्न फिजिक्स में अभी भी 100% आंसर्स किसी के पास भी नहीं है, बिकॉज मॉडर्न फिजिक्स अभी भी डेवलपमेंट फेज में है, अभी भी चीजें डेवलप की जा रही हैं, अभी भी चीजों पर रिसर्च चल रही है। तो 100% तो कोई भी नहीं कह सकता कि ऐसा क्या है। मैं उसके ऊपर आऊंगा अभी, एक सेकेंड, पहले आप इस पे आओ। ये m1 माइनस m2 इंटू सी स्क्वायर, ये आप क्यू वैल्यू निकालोगे। अब क्यू वैल्यू टोटल 3 काइनेटिक एनर्जीज को ऐड करके आ रही है। तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिविजुअली ये कितनी वैल्यू होगी, इंडिविजुअली इलेक्ट्रॉन के पास क्या वैल्यू होगी और इंडिविजुअली एंटी न्यूट्रिनो के पास क्या वैल्यू होगी। ये पूछा जा सकता है कि इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज क्या क्या होंगी, ये क्वेश्चन हो सकता है। और फिर मैं एक और बात कर रहा हूँ, देखिए मैं एक और चीज कहूंगा, रेडियो एक्टिविटी एक स्टैटिस्टिकल इवेंट है, और स्टैटिस्टिकल इवेंट्स का मतलब ये होता है कि आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है। अब एक बात समझो, पहला पॉइंट, लॉजिक में सुनिए, आर्ग्यूमेंट सुनिएगा, आर्ग्यूमेंट्स। पहला पॉइंट, बीटा डिके हैवी न्यूक्लियस के साथ पे होता है, स्पेशली जब आप उनको इलेक्ट्रॉन से कंपेयर कर रहे हो, राइट। जब आप इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करोगे तो इलेक्ट्रॉन काफी लाइट पार्टिकल है, ये बहुत ज्यादा लाइट पार्टिकल है, और कैपिटल क्यू बहुत ज्यादा हैवी पार्टिकल है। तो इसका रिकॉइल, कैपिटल क्यू का रिकॉइल ऑलमोस्ट 0 मान सकते हो, मतलब इसको ये माना जा सकता है कि ये 0 होगा। ये वैसा ही सिचुएशन है कि एक बुलेट गन से फायर की जाए और आप कैनन फायर करो, तो जितनी हैवी चीज होगी उससे अगर कोई चीज फायर की जाएगी तो उसका रिकॉइल ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। हैवियर बॉडीज कम रिकॉइल करती हैं। तो पहला अप्रोक्सीमेशन, कैपिटल क्यू का रिकॉइल प्रैक्टिकली नहीं होगा, तो प्रैक्टिकली हम कैपिटल क्यू की काइनेटिक एनर्जी को 0 मान लेंगे, कैपिटल क्यू के पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। अप्रोक्सीमेट कर सकते हो आप इसको, और प्रैक्टिकली ये होता भी है। सो इट मींस द सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज विद इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो, इन दोनों के पास है। significant kinetic energy of electron and the significant kinetic energy of antineutrino, total of these two has to be capital Q value. अब
देखो एक और पॉइंट समझो, अल्फा डिके में क्या हुआ था, मैं आपको प्रीवियस पेज पे लेके जा रहा हूँ। अल्फा डिके में सिमिलर चीज थी कि काइनेटिक एनर्जी दो पार्टिकल्स का टोटल मिलाकर के क्यू वैल्यू बना था, बट वहां पर अगर आप ध्यान दो तो काइनेटिक एनर्जी का एक फिक्स रेशियो बन के आया था, कि दोनों के काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बन के आ रहा था m3 डिवाइडेड बाय m2, और वो रेशियो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। देखिए फिजिक्स, आप चाहे मॉडर्न फिजिक्स पढ़ो चाहे क्लासिकल फिजिक्स पढ़ो, जो लॉज हैं वो फेल नहीं हो सकते कभी। इसके अंदर भी ऐसा ही होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो को मिला करके टोटल वैल्यू तो पता चल गई आपको। अब आपसे पूछा जाए कि इनका इंडिविजुअल कितना कितना होगा, मतलब इनमें रेशियो क्या बन रहा होगा। तो इस रेशियो को जब लेबोरेटरीज में किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, अब ये फैक्ट बेस है, इसको आपको सुनना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ कि जब आप बीटा माइनस डिके कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो का जो रेशियो था, ये रेशियो फाउंड टू बी डिफरेंट इन एवरी एक्सपेरिमेंट, इन एवरी एक्सपेरिमेंट। ये स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में यही होता है कि आप एक्सपेरिमेंट करके देखोगे, जो आंसर आएगा उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग इन एवरी एक्सपेरिमेंट। मतलब और ये आज तक एक फिक्स रेशियो नहीं बन पाया आज तक। मतलब एक तरीके से आप प्रोबेबिलिटी वाला इवेंट कह सकते हो कि कुछ भी आउटकम आ सकता है इसका। इस बेसिस पर साइंटिस्ट लोगों ने ये कह दिया कि ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो इज द कैपिटल क्यू वैल्यू which is m1 minus m2 times c square, बट फर्दर क्या होगा ये नहीं बता सकते आप। क्या होने का मतलब, जो इलेक्ट्रॉन है इट कैन हैव एनर्जी। इनफैक्ट ऐसा हुआ भी, इन्होंने क्या किया, जब एक्सपेरिमेंट्स किए तो इनके रिजल्ट्स बड़े अजीब अजीब आए। पहले एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसा रिजल्ट आया कि इलेक्ट्रॉन के पास 70% एनर्जी चली गई और एंटी न्यूट्रिनो के पास 30%। दूसरा एक्सपेरिमेंट किया और डेटा बदल गया, इलेक्ट्रॉन के पास 30% हो गया, एंटी न्यूट्रिनो के पास 70% हो गया। तीसरा किया तो 10%, 90%। इस तरीके से क्या हो रहा था कि हर एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट बदल रहा था, हर एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट चेंज हो रहा था। तो कभी भी कोई कंक्लूजन नहीं आ पाया कि क्या होने वाला है, यानी कि किसके पास कितनी एनर्जी जानी है। इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ेगा। बिफोर एक्सपेरिमेंट आप पहले से नहीं बता सकते हो कि इस एक्सपेरिमेंट में कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास जाएगी और कितनी एनर्जी एंटी न्यूट्रिनो के पास जाएगी। और हम लोग ने, कोई भी नहीं बता सकता है इसको, अभी तक किसी ने नहीं बताया है। तो सिर्फ ये बता सकते हो कि टोटल कितना आएगा, बट किसके पास एनर्जी का शेयर कितना होगा ये पता लगाने के लिए आपको लैब में जाना पड़ेगा और एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है इसको हम रेंज के अंदर बताएंगे। रेंज में इट कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन 0 टू कैपिटल Q, 0 से Q तक की कोई भी वैल्यू हो सकती है। और सिमिलरली एंटी न्यूट्रिनो के पास इट कैन हैव एनी वैल्यू सेम 0 टू Q। नो वन कैन टेल इट इन एडवांस बिफोर एक्सपेरिमेंट। कोई भी नहीं बता पाएगा कि चलो हम एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे और देखना मुझे ये रिजल्ट आएगा। भाई जैसे आप पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट करने जाते हो तो एक्सपेरिमेंट से आपको पहले पता होता है कि ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 के आसपास आने वाली है। ठीक है, कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर आप करते हो तो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट पहले से पता होता है आपको। यहाँ पर फिजिसिस्ट लोगों को भी नहीं पता और साइंटिस्ट लोगों को भी नहीं पता। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था बीटा डिके के साथ। तो हाँ, ये जरूर है कि टोटल वैल्यू की होगी तो हर एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट अलग आएगा, अकॉर्डिंगली हम लोग इसका आंसर बता पाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ इसका। देखो देखो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज आपके पास जो रिएक्शन है वो ये है, O19 डिकेज इनटू F
19 प्लस ई और प्लस एंटी न्यूट्रॉन, ये बीटा रिएक्शन है, ठीक है। और आपको एटॉमिक मासेस ऐसे दिए हुए, ऑक्सीजन के लिए जो मास दे रखा है आपको वो, अब इसमें डेसिमल का प्रॉब्लम वही है, 19.00357 F19 के लिए जो मास गिवन है वो है 18.99840 ठीक है जी। और जो इलेक्ट्रॉन है इसका मास गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी गिवन है आपको, ठीक है, इन द एटॉमिक मास यूनिट। तो इसकी जो मास है इलेक्ट्रॉन की वो है अराउंड, चेक करके बताना पड़ेगा, एक मिनट रुकिएगा, इलेक्ट्रॉन का मास चेक करना होगा मुझे। ये 0.000000 एंड 5486 है। और उसके अलावा 1 एटॉमिक मास यूनिट 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर है। तो चेक करके पहले तो आप इसकी क्यू वैल्यू बताओ क्या होगी। क्यू वैल्यू, पहला क्वेश्चन, कुछ करना नहीं है इसमें, सिंपली क्यू वैल्यू में आपको ये काम करना है। देखिए क्यू वैल्यू में, हालांकि इलेक्ट्रॉन के मास की जरूरत नहीं थी मुझे, क्यू वैल्यू इज सिंपली m1 माइनस m2 इंटू सी स्क्वायर, जिसमें m1 आपका कैपिटल P का मास है और m2 कैपिटल Q का मास है। इन दोनों के मासेस से कोई मतलब नहीं है इधर, तो इसको हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं। आई मीन कुछ करना नहीं है इसके अंदर, आपको सिंपली क्यू वैल्यू जब निकालनी होगी m1 माइनस m2 इंटू सी स्क्वायर के हिसाब से, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा देखो ये आ जाएगा, इट इज ये 19.00357 माइनस 18.998403, ये एटॉमिक मास यूनिट आएगा और इसको 931 से और मल्टीप्लाई करोगे तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। और ये आंसर अप्रोक्सीमेटली जो आपका आएगा लगभग, अच्छा आप लोगों के आंसर आ गए, एक मिनट, काफी लोग के आंसर आ गए, कितना आ रहा है 4.81, ओके 4.81, ठीक है सही है। तो ठीक है, इसका आंसर आपका आ गया 4.81, ठीक है, डेसिमल के दो ही प्लेस तक रखो, 4.81 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही आंसर आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, सुनना, अब ध्यान सुनना यार, क्योंकि जेई में इस क्वेश्चन में थ्योरी भी है, हाँ जी रखती हूँ, सही है। फाइंड एनर्जी ऑफ, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या आंसर दोगे इसका? आंसर होगा कैनॉट बी कैलकुलेटेड। इतना डेयर करना होगा तुम्हें, ऑप्शंस में ये डेयर करना होगा, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। कैलकुलेट नहीं होगा, एक्सपेरिमेंट करके जो आंसर आएगा वो अलग बात है, बट प्री कैलकुलेशन नहीं हो सकती है, पहले से आप नहीं बता सकते कि ये आंसर आएगा इसका। हाँ, और आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, मैं वैसे बता दूं, जनरली पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। जनरली क्या पूछा जाएगा, व्हाट कैन बी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पूछ सकते हैं आपसे कोई कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, तो ये आप कह सकते हो 4.81। बट अगर ये 4.81 होगा तो उस टाइम पर एंटी न्यूट्रिनो की, एट दैट टाइम एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो जीरो भी होना चाहिए, क्योंकि दोनों के काइनेटिक एनर्जी का जो टोटल है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो, ये टोटल वैल्यू मिला करके ही आपका 4.81 है। बट बिफोर एक्सपेरिमेंट हम लोग नहीं बता पाएंगे कि 4.81 में से कितना पार्ट इलेक्ट्रॉन के पास होगा और कितना पार्ट एंटी न्यूट्रिनो के पास होगा, कुछ भी हो सकता है, इट इज अ रैंडम इवेंट। रैंडम इवेंट में क्या आउटकम आएगा नहीं बताया जा सकता, ठीक है जी। ये वैसा ही कुछ है कि आप एक टॉस करें और आप पहले ही बता दो कि इसमें हेड आएगा या टेल आएगा, कोई नहीं बता पाएगा, वो तो जब रिजल्ट आएगा उसके बाद देखा जाएगा, ठीक है। ये कहानी है इसकी पूरी। हाँ, अगर क्वेश्चंस में इस तरीके से और ऐसे ही दिया भी जाएगा आपको, क्वेश्चन में ये दिया जाएगा, सुन लो, अब मैं आपको एक पॉइंट बोलना, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में ये दिया जाएगा आपको, लेट्स, इसी एग्जांपल में बात कर रहा हूं मैं, इसी एग्जांपल में मैं बात कर रहा हूं, लेट
70% ऑफ Q वैल्यू इज विथ इलेक्ट्रॉन। मान लो ये दिया है आपको, ये क्वेश्चन दिया है, इट इज अ गिवन इंफॉर्मेशन, now you can find out how much kinetic energy will be with electron and what will be the energy of antineutrino, और ये बताएं कितना होगा। ठीक है, अब आप ये बता सकते हो कि Q वैल्यू के हिसाब से, इसके हिसाब से अब आपके पास ये एडिशनल डेटा आ गया, एक तरीके से ये एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल गई आपको, और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन से आप बता सकते हो कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंटीन्यूट्रिनो। आप बता सकते हो। जब तक ये इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब तक आप रेंज बता पाओगे, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाओगे। और 3.367 किसका आंसर है? ये 3.367 जो है वो इलेक्ट्रॉन का, 3.367 ओके, 3.37 मान ले इसको, 3.37 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान ले। 3.37 डेसिमल के 2 प्लेस तक चलेगा तो चलेगा इतना, 3.37 चलेगा। और 1.44 स्तुति, हाँ ठीक है, तो 1.44 आप इसको मान सकते हो कि ये 1.44 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, राइट। अब अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाट इज मोमेंटम ऑफ एंटीन्यूट्रिनो? Now this is the question, what is the momentum of antineutrino? आप जेई आर्काइव देखना है, इसकी आर्काइव लगाना जरूर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना, तो तुम्हें समझ में आएगा कि इसमें न्यूमेरिकल से कहीं ज्यादा कंसेप्ट पूछा गया, थ्योरी पूछी गई है न्यूमेरिकल से कहीं ज्यादा। ये कुछ हद तक आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिमिलर हो जाता है, जहां पर याद करना पड़ जाता है चीजों को। अब आप कहोगे यार एंटी न्यूट्रिनो का मोमेंटम कैसे लाओगे, बिकॉज उसके अंदर अभी तो हम लोगों ने कहा था कि रेस्ट मास 0 होता है, और आपका ब्रेन और माइंड क्लासिकल फिजिक्स से बाहर निकल ही नहीं पा रहा। क्लासिकल फिजिक्स के अंदर मोमेंटम की वैल्यू मास इनटू वेलोसिटी है, ठीक है। हाँ अक्षय वही बोल रहा हूँ मैं कि कृष्णा बिश्नोई ने आंसर सही दिया है। तो आप नहीं, पहले तो आप इस चीज से बाहर आ जाओ कि मास नहीं होगा तो मोमेंटम भी नहीं होगा। ये चीज क्लासिकल फिजिक्स तक ठीक थी, मॉडर्न फिजिक्स में ये क्लियर कर दिया गया है कि इवन 0 मास होगा तो भी आपके पास मोमेंटम होगा। फोटोन बेस्ट एग्जांपल है इसका। तो मोमेंटम कैसे आएगा, उसके लिए आपको वापस इस लेक्चर पे आना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोगों ने ये कहा था कि मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, डिके होने से पहले 0 मोमेंटम है, मोमेंटम बिफोर डिके वो 0, सो मोमेंटम आफ्टर डिके भी 0 होना चाहिए। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन और ये जो एंटी न्यूट्रिनो है, इन दोनों के मोमेंटम का टोटल वैल्यू, क्योंकि कैपिटल क्यू को तो आप वैसे भी रिकॉइल नहीं कर रहे हो, इसका रिकॉइल वैसे भी 0 मान लिया है, तो सिग्निफिकेंट मोमेंटम किसके पास हुआ? इलेक्ट्रॉन के पास, और सिग्निफिकेंट मोमेंटम हो गया एंटी न्यूट्रिनो के पास। तो इन दोनों के मोमेंटम का टोटल सम 0 आना चाहिए। ये तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और एंटी न्यूट्रिनो का मोमेंटम मैग्नीट्यूड में बराबर रहे और डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट रहे। तो इसी क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एंटी न्यूट्रिनो निकालना है, तो आप इसको लॉजिकल तरीके से दे सकते हो, सेम मतलब मैग्नीट्यूड में होगा, बट वैसे अगर हम बात करेंगे तो आप कह सकते हो, अगर हम वेक्टर फॉर्म में चले तो मोमेंटम ऑफ एंटी न्यूट्रिनो इन द वेक्टोरियल फॉर्म शुड बी माइनस टाइम्स मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में चलते हैं, मोमेंटम ऑफ एंटी न्यूट्रिनो का मैग्नीट्यूड निकालना है आपको, तो इट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये चीज कैसे आएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लासिकल फिजिक्स के उस रिजल्ट से। मोमेंटम इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर निकाली गई है 3.37 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट इसको जब आप इसके अंदर लेके आओगे ना, यहाँ पर जब लेके आओगे तो कन्वर्जन करना ना भूलिएगा। मतलब इसको लिखा जाएगा 3.37 इंटू 10⁻⁶ मेगा की वजह से, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जो आप पुट करोगे वो SI यूनिट वाली होगी,
SI यूनिट यानी किलोग्राम्स वाली होगी यहाँ पर वैल्यू इलेक्ट्रॉन का मास, विच इज अराउंड 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। तो ये सब भी ध्यान रखना होता है, बिकॉज चाहे आप NSEP का एग्जाम दो, चाहे आप JEE का एग्जाम दो, वो क्या होता है यहाँ पर यूनिट्स की वजह से आपका आंसर गलत करवा देते हैं। सब कुछ आप सही कर रहे होगे, कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, यूनिट्स कन्वर्जन सही नहीं होगी। रखते E=PC यूज नहीं कर सकते। E=PC मासलेस पार्टिकल्स के लिए होता है, फोटॉन्स के केसेस में। E=PC इज द फॉर्मूला फॉर द मासलेस पार्टिकल विच ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ लाइट। E=PC जो फॉर्मूला है, रखते ध्यान सुनना। और एंटी न्यूट्रिनो लाइट की स्पीड पे चलेगा ये नहीं कह सकते आप। एंटी न्यूट्रिनो इज नॉट द फोटोन, उससे कुछ अलग पार्टिकल है ये। तो E=PC नहीं फॉलो होगा, इसमें ध्यान रखिएगा। रखते गलती है वो, अंबर सोनी आप भी यही बोल रहे थे। अब आप वापस आओ, देखो क्या हुआ था, सुनिएगा आप स्टेटमेंट्स ध्यान से सुनना। जब इतना सब कुछ है तो आखिर एंटी न्यूट्रिनो में और फोटोन में क्या डिफरेंस है? एंटी न्यूट्रिनो और इसके पहले जो आपने फोटोन पढ़ा है, इनमें क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटीज है? कोई डिफरेंस, कोई सिमिलरिटी, ये सब चीजें हैं, ठीक है। उसके पहले देखो क्या हुआ, थोड़ा सा हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा आपको। हिस्ट्री में व्हेन इलेक्ट्रॉन वाज फाउंड, सुनिएगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन वाज फाउंड इन बीटा डिके, पहली बार जब इलेक्ट्रॉन मिला था तो दे मतलब साइंटिस्ट, दे थॉट द इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट, they thought the electron exists inside nucleus। ये आप बता रहे साइंटिस्टों का फर्स्ट थॉट है, ठीक है। ये उन्होंने पहले सोचा था कि जो इलेक्ट्रॉन निकला है ऐसा तो नहीं कि न्यूक्लियस के अंदर ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से वायलेट कर दिया गया। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने इसको वायलेट कर दिया कि एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड न्यूक्लियस इज टोटली इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। तो जब ये चीज वायलेट हो गई कि यार इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, क्वांटम थ्योरी में इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड न्यूक्लियस ड्यू टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। हाइजेनबर्ग का एक बैरियर है वहां पर कि ये नहीं हो सकता। तो तब जाकर के साइंटिस्टों के दिमाग में ये बात आई कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं है तो बीटा डिके में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां से आ रहा? फिर ये इलेक्ट्रॉन का सोर्स क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन की सोर्स क्या है? बीटा डिके करने में इलेक्ट्रॉन क्यों आया अगर वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? तब उन्होंने फर्दर जब इसकी फर्दर रिसर्च की तो उनको समझ में आया कि अच्छा ये न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्जन होने की वजह से आ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट कर रहा उस वजह से नहीं आ रहा। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर किसी ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट हुआ था, बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में स्टे कर नहीं सकता तो उसको उस न्यूक्लियस को छोड़ना पड़ता है और बाहर निकलना पड़ता है इन फॉर्म ऑफ बीटा पार्टिकल। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मतलब एक और डाउट आया उनको, एक और डाउट आया कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन है वो आ रहा है? तो इन सब का आंसर मिल गया कि नहीं, ये ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये न्यूक्लियस के अंदर से न्यूट्रॉन का प्रोटॉन कन्वर्जन हुआ है, वहां पर ये इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ था और पैदा होकर के बाहर आ गया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या हुआ, जब इनिशियल लेवल पर बीटा डिके को डिस्कस किया गया, इनिशियल लेवल पर, तो इनिशियल लेवल पर बीटा डिके को जब डिस्कस किया गया तो साइंटिस्ट लोगों ने ये सोचा था कि ये एंटी न्यूट्रिनो नहीं है, मतलब इनिशियल लेवल पर वो ये मानते थे कि सिर्फ बीटा होता है, कोई एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल नहीं आता है, ये माना गया इनिशियल लेवल पे। थोड़ा सा जल्दी देखेंगे इसको यार, मतलब इनिशियल लेवल पर ये माना गया कि ZpA कन्वर्ट करेगा तो Z+1 QA और प्लस इलेक्ट्रॉन, ये इनिशियल लेवल पर माना गया। फिर लेकिन जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो अच्छा, अगर यही इक्वेशन होती तो इसके हिसाब से
काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैपिटल क्यू होना चाहिए। और इस बात को कंफर्म करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनको बार बार एक चीज समझ में आई कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कभी भी कैपिटल क्यू से मैच ही नहीं कर रही थी। एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी हमेशा क्यू से कम आ रही थी। इसका मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी इस रिएक्शन में मिस हो रही थी, जो साइंटिस्टों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो एनर्जी कहाँ जा रही है। तो बाद में एक साइंटिस्ट ने प्रपोज किया कि जो मिसिंग एनर्जी है, जो एनर्जी आप नहीं समझ पा रहे हो कहाँ जा रही है, मिसिंग एनर्जी, ठीक है ना, मिसिंग एनर्जी, उसके बारे में इन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये किसी और पार्टिकल के फॉर्म में बाहर आएगा। और तब जाकर के इन्होंने उस पार्टिकल को डिस्कवर करके कहा कि ये एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल होगा। मिसिंग एनर्जी इज विथ एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, ये भी मान लिया गया कि एंटी न्यूट्रिनो हो गया, चलो ये भी मान लिया। तीसरा, फिर इन्होंने कहा कि एंटी न्यूट्रिनो और फोटोन में क्या फर्क है। तो अब लास्ट पॉइंट पे देखिएगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो और प्लस कैपिटल क्यू वैल्यू, और इसका इंटरनल रिएक्शन क्या था, न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। आप ये भी पढ़ते हो स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जो न्यूट्रॉन के पास या तो प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा, प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ। प्रोटॉन के पास प्लस हाफ माइनस हाफ, और इलेक्ट्रॉन के पास प्लस हाफ और माइनस हाफ, ये हो सकता है। तो अगर हम एंटी न्यूट्रिनो को कंसीडर ना करें, अगर हम एंटी न्यूट्रिनो कंसीडर ना करें, तो कोई भी कॉम्बिनेशन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं करा पाएगा। कोई भी कॉम्बिनेशन एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन नहीं दे सकता यहां पर। तो क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फेल हो रहा था, तो उन्होंने कहा इसका मतलब एक और पार्टिकल होना चाहिए एंटी न्यूट्रिनो, और उसके पास भी कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा, उसके पास भी एंगुलर मोमेंटम। एंटी न्यूट्रिनो मस्ट हैव एंगुलर मोमेंटम, अदरवाइज इन दिस रिएक्शन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज वायलेटेड। तो तीसरा पॉइंट सामने आ गया कि एंटी न्यूट्रिनो